यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अनुपमा पांडे और आप देख रहे हैं उच्च न्यायालय का एक विशेष फैसला। महेश बनाम संग्राम एवं अन्य, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति विवाद की एक कहानी। साल 2025 की एक महत्वपूर्ण न्यायिक गाथा में एक संपत्ति विवाद ने कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया। यह मामला मूल संपत्ति स्वामी की मृत्यु के बाद शुरू हुआ, जब उनकी दो पत्नियों के बीच संपत्ति के अधिकार को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए। अंततः एक समझौता डिक्री के माध्यम से संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया। इस कहानी का नाटकीय मोड़ तब आया जब पहली पत्नी, जो संतान विहीन थी, ने अपीलकर्ता को गोद ले लिया। समय बीतता गया, लेकिन उत्तराधिकार का यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। गोद लेने के बाद संपत्ति की बिक्री और उपहार देने के कई प्रश्न खड़े हो गए। अपीलकर्ता के गोद लिए जाने के 13 वर्ष बाद प्रतिवादी संख्या 1 दत्तक मां ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने अनुसूची ए की संपत्तियों को बेच दिया, जबकि अनुसूची बी एवं सी की संपत्तियों को उपहार में दे दिया, अर्थात गिफ्ट दे दिया। यह घटनाक्रम अपीलकर्ता के लिए अप्रत्याशित था। उन्होंने इस कार्रवाई को चुनौती दी और न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए विभाजन और अलग स्वामित्व के लिए मुकदमा दायर कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने संपत्ति की बिक्री और गिफ्ट डीड को कानूनी आधार पर चुनौती दी। अब इसके कुछ कानूनी पहलू पर चर्चा कर लेते हैं। इस मामले में 3 प्रमुख विधियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पहला था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 13 और 14, जो संपत्ति के अधिकारों को निर्धारित करता है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा 12 और 16, जो गोद लेने की प्रक्रिया और उसके प्रभाव को स्पष्ट करता है। तीसरा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 122, जो उपहार के या गिफ्ट के कानूनी प्रभाव को परिभाषित करता है। अब इस मुकदमे में न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया जाना था कि क्या संपत्ति की बिक्री और उपहार देना वैध था या फिर अपीलकर्ता का विभाजन और स्वामित्व का दावा मजबूत था। अपीलकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे के न्यायालयों के समक्ष कई कानूनी प्रश्न खड़े कर दिए। अपीलकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे ने न्यायालयों के समक्ष कई कानूनी प्रश्न खड़े कर दिए। यह मामला गोद लिए गए उत्तराधिकारी के अधिकारों, संपत्ति के हस्तांतरण की वैधता और उत्तराधिकार कानून के विभिन्न पहलुओं से संबंधित था। ट्रायल कोर्ट का निर्णय क्या रहा, देखते हैं। मामले की सुनवाई सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में हुई, जहां अपीलकर्ता ने संपत्ति के हस्तांतरण को चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय सुनाया। गिफ्ट डीड को अवैध घोषित किया गया, क्योंकि अदालत ने माना कि अपीलकर्ता ही प्रतिवादी संख्या 1 का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी था। इसलिए अनुसूची बी और सी की संपत्तियां अपीलकर्ता को सौंप दी गईं। हालांकि संपत्ति की बिक्री को वैध ठहराया गया, अर्थात सेल डीड को वैध ठहराया गया। अदालत ने अपीलकर्ता के इस दावे को अस्वीकार कर दिया कि संपत्ति की बिक्री अवैध थी। उच्च न्यायालय का फैसला क्या रहा, देखते हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा, जहां प्रतिवादी संख्या 1 के दावे पर पुनर्विचार किया गया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के कुछ निष्कर्षों को पलट दिया। गिफ्ट डीड को वैध ठहराया गया, अर्थात उच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रतिवादी संख्या 1 को अनुसूची बी और सी की संपत्तियों को उपहार में देने का अधिकार था। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट के गिफ्ट डीड को अवैध घोषित करने के फैसले को खारिज कर दिया गया। बिक्री विलेख अर्थात सेल डीड को बरकरार रखा गया, यानी निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की गई कि संपत्ति की बिक्री वैध थी। अब कुछ कानूनी सिद्धांत देख लेते हैं कि क्या थे इस विषय में। रिलेशन बैक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बैक, यह सिद्धांत निर्धारित करता है कि गोद लिए गए व्यक्ति को संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार उसी तिथि से प्राप्त होता है जब मूल उत्तराधिकार हुआ था, न कि गोद लेने की तिथि से। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 13 और 14, यह अधिनियम महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा 12 और 16, यह अधिनियम गोद लेने के प्रभाव को स्पष्ट करता है और उत्तराधिकार से संबंधित अधिकारों को नियंत्रित करता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1822 धारा 122
यह अधिनियम माफ कीजिएगा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 122 यह अधिनियम उपहार गिफ्ट से संबंधित कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करता है। बिक्री विलेख अर्थात सेल डीड को उच्च न्यायालय द्वारा वैध माना गया। गिफ्ट डीड के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण भी मान्य समझा गया। अपीलकर्ता को कुछ संपत्ति प्राप्त हुई लेकिन वह पूरी संपत्ति पर दावा नहीं कर सका। यह मामला यह दर्शाता है कि उत्तराधिकार और संपत्ति के हस्तांतरण में गोद लेने के प्रभाव को कैसे लागू किया जाता है। उच्च न्यायालय का निर्णय संबंध वापसी के सिद्धांत के अनुसार प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बैक के अनुसार विधवा द्वारा गोद लिया गया बच्चा अपने दिवंगत पति का उत्तराधिकारी उसी दिन से माना जाता है जिस दिन उसके पति का देहांत हुआ था। इसका तात्पर्य यह है कि गोद लिया गया बच्चा ठीक उसी प्रकार उत्तराधिकारी होगा जैसे कि वह दिवंगत पति का जैविक पुत्र होता, अतः उसे अपने पिता की संपत्ति का अधिकार प्राप्त होगा। प्रतिवादी संख्या 1 जो मूल संपत्ति मालिक की विधवा थी द्वारा किया गया दत्तक ग्रहण गोद लिए गए पुत्र पर उसी तिथि से प्रभावी होगा जिस दिन दत्तक पिता की मृत्यु हुई थी। किंतु प्रतिवादी संख्या 1 दत्तक माता द्वारा की गई सभी संपत्ति विक्रय दत्तक पुत्र अर्थात अपीलकर्ता पर बाध्यकारी होंगे। दत्तक पुत्र द्वारा पूर्व में की गई संपत्ति विक्रय को चुनौती देने का अधिकार इस बात पर निर्भर करेगा कि संपत्ति विक्रय करने वाली प्रतिवादी संख्या 1 दत्तक मत की कानूनी क्षमता क्या थी और संपत्ति विक्रय का स्वरूप क्या था। संपत्ति विक्रय और उपहार अर्थात गिफ्ट डील पर न्यायालय के क्या विचार थे। इसमें पहला संपत्ति विक्रय वह था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने संपत्ति को विक्रय किया। निचली अदालतों ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 को संपत्ति के विक्रय का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। संबंध वापसी के सिद्धांत को लागू करने के कारण अपीलकर्ता इस विक्रय को बाध्य रहेगा। जहां तक उपहार पत्र अर्थात गिफ्ट डील द्वारा संपत्ति हस्तांतरण का संबंध है, यह संपत्ति विक्रय से भिन्न स्वरूप का मामला है, क्योंकि उपहार को वैध होने के लिए अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना आवश्यक होता है। इस उपहार पत्र में दाता या डोनर द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण अर्थात डिलीवरी एवं प्राप्तकर्ता अर्थात डोनी द्वारा उसके अधिग्रहण का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। ट्रायल कोर्ट का निर्णय। ट्रायल कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात मृत विधवा का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी होने के कारण बी और सी अनुसूचित संपत्तियों का पूरा अधिकार रखता है। यह निर्णय संबंध वापसी के सिद्धांत के अनिवार्य परिणाम स्वरूप सही है, क्योंकि उपहार वैध होने के लिए आवश्यक शर्त पूरी नहीं हुई थी। अतः प्रतिवादी संख्या 4 और 5 उपहार पत्र के माध्यम से इन संपत्तियों के पूर्ण स्वामी नहीं बन सकते। उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप और अंतिम निर्णय। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के इस उचित निर्णय में हस्तक्षेप किया और इसे बिना किसी ठोस एवं तर्क संगत कारण के निरस्त कर दिया। हालांकि यह निर्णय केवल तभी पलटा जा सकता था जब यह साबित होता कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय साक्ष्य के गलत परीक्षण पर आधारित था। निचली अदालतों द्वारा किया गया है निष्कर्ष कि विक्रय पत्र अर्थात सेल डीड वैध है, बरकरार रखा जाता है, लेकिन उपहार पत्र के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित निर्णय को निरस्त किया जाता है। अब देखते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 12 दत्तक ग्रहण के प्रभाव संबंध वापसी का सिद्धांत में, जिसमें न्यायालय का निर्णय। संबंध वापसी का सिद्धांत रिलेशन बैक प्रिंसिपल यह निर्धारित करता है कि यदि विधवा द्वारा किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसका प्रभाव उसके पति की मृत्यु की तिथि से माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि गोद लिया गया बच्चा संयुक्त परिवार की संपत्ति में तत्काल सह खातेदार बन जाता है। इस प्रकार गोद लिया गया बच्चा ठीक वही अधिकार प्राप्त करता है जैसे कि वह दिवंगत पति का जन्मजात पुत्र होता, अतः उसे संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। तो इसी जानकारी के साथ मैं डॉक्टर अनुपमा आपसे विदा लेती हूँ और इस प्रकार की अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या,
विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।